इन्फ्लेशन को मेजर करने के प्राइमरीली 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? एक है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा है GDP डिफ्लेटर। आज के सेशन में हम बात करेंगे WPI के बारे में और हम पढ़ेंगे CPI के बारे में। आज की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइजेस क्या होती हैं, कंज्यूमर प्राइजेस क्या होती हैं। पहले इन टर्म्स के मतलब को अपन समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, और ये जो टर्म है इंडेक्स, इसका बड़ा सिंपली मतलब होता है कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स है इसमें वेरियस कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि जेंडर के मामले में ये कंट्रीज कहाँ पे स्टैंड करती हैं। वैसे ही जब हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, तो इनमें कमोडिटीज़ की प्राइजेस को कंपेयर किया जाता है। लेकिन प्राइजेस को किससे कंपेयर किया जाता है? कमोडिटी की प्राइजेस को बेस ईयर की प्राइजेस से कंपेयर किया जाता है। एक बेस ईयर लिया जाता है, उस बेस ईयर में कमोडिटीज़ की जो भी प्राइजेस थी और आज करंट ईयर में कमोडिटीज़ की जो भी प्राइजेस हैं, इनको कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया या नहीं आया। तो बेसिक सिंपल इंडेक्स का मतलब होता है कंपैरिजन। फिर दूसरा सवाल आता है कि होलसेल प्राइजेस क्या होती हैं या कंज्यूमर प्राइजेस क्या होती हैं। तो इसको समझना भी बेहद ईजी है। देखो, इकोनॉमी में क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो कि कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगती है और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर का जितना भी खर्चा आया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर का खर्चा आया 10 रुपये। ये जो 10 रुपये है ये है प्रोड्यूसर प्राइस। कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर का जो भी खर्चा आया उसको बुलाया जाता है प्रोड्यूसर प्राइस। ये जो प्रोड्यूसर है इन कमोडिटीज़ को सेल कर देता है, बेच देता है टू दी होलसेलर। किसको दे देता है? होलसेलर को दे देता है। अब ये जो होलसेलर को कमोडिटीज़ मिल रही हैं ये 10 रुपये पे मिलेंगी या ज़्यादा पे मिलेंगी? बट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पे मिलेंगी, बिकॉज प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा। फिर अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी तो उस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी ऐड करेगा, कोई अगर स्टोरेज की कॉस्ट होगी तो उस स्टोरेज की कॉस्ट को भी ऐड करेगा। मान लेते हैं कि होलसेलर को ये कमोडिटीज़ पड़ी 12 रुपये में। कितने में पड़ी? 12 रुपये में। ये जो 12 रुपये है ये है होलसेल प्राइस। ये क्या है? होलसेल प्राइस। बहुत सिंपल, प्रोड्यूसर का जितना खर्चा आया वो है प्रोड्यूसर प्राइस, होलसेलर को जितनी कॉस्ट पड़ी वो है होलसेल प्राइस। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो होलसेल प्राइस का लेवल है, इस लेवल तक इस कमोडिटी के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स लगता है कंज्यूमर के ऊपर। अल्टीमेटली जब हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं तब हम इनडायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। इस होलसेल प्राइस के लेवल तक कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है। और अल्टीमेटली ये जो होलसेलर्स होते हैं ये कमोडिटीज़ को बेच देते हैं रिटेलर्स के पास में, या फिर अपन ये कहें कि शॉपकीपर्स के पास में, जहां से कंज्यूमर अल्टीमेटली इन कमोडिटीज़ को, इन प्रोडक्ट्स को खरीदता है। और जब कंज्यूमर कमोडिटीज़ को खरीदता है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह भी लग जाता है। मान लेते हैं कि कंज्यूमर को ये कमोडिटी पड़ी 15 रुपये की। ये जो 15 रुपये हैं उसको बुलाया जाता है कंज्यूमर प्राइस, या फिर उसको बुलाया जाता है रिटेल प्राइस। बहुत सिंपल, प्रोड्यूसर का जितना खर्चा आया उसे बुलाया जाता है प्रोड्यूसर प्राइस, होलसेलर को जितनी कॉस्ट पड़ी उसको बुलाया जाता है होलसेल प्राइस, और अल्टीमेटली जिस प्राइस पे कंज्यूमर ने कमोडिटी को खरीदा उसको बुलाया जाता है कंज्यूमर प्राइस या फिर रिटेल प्राइस। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और ये समझ में आना चाहिए, बिकॉज जब ये समझ में आएगा तभी आगे की चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बहुत सिंपल है, प्रोड्यूसर का जितना खर्चा आया वो प्रोड्यूसर प्राइस है, होलसेलर को जितनी कॉस्ट पड़ी वो होलसेल प्राइस है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि होलसेल प्राइस के लेवल तक इस कमोडिटी के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा है, और अल्टीमेटली जिस प्राइस पे कंज्यूमर खरीदता है उसको कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस या रिटेल प्राइस, और इस कंज्यूमर प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को अकाउंट में लिया जाता है। और ये जो होलसेल प्राइस है
इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को, और ये जो कंज्यूमर प्राइजेस हैं इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। मतलब जब इस लेवल पे अपन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे, जब इस लेवल के प्राइजेस पे अपन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे तो उसको बुलाया जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जब इस लेवल पे इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाएगा, प्राइजेस को कंपेयर किया जाएगा, तो उसे बुलाया जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेस्पाइस फॉर्मूला है, फिर एक फिशर इंडेक्स है, उस सब को अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक तो यूपीएससी पूछेगा भी नहीं फॉर्मूला, और अगर बाई चांस गलती से पूछ ले तो पढ़ने का कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। अपने को वो चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो फॉर्मूला तो बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखना भी मत। अब अपन देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। होलसेल प्राइजेज में चेंजेस को मेजर किया जाता है इन दिस होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइजेज में कितना चेंज आया, उस चेंज को मेजर किया जाता है इस होलसेल प्राइस इंडेक्स में, और इसको आज की डेट में मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। पहले इसको वीकली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन अब मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, होलसेल प्राइस इंडेक्स को मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें 697 कमोडिटीज हैं। इस होलसेल प्राइस इंडेक्स में 697 कमोडिटीज को कंसीडर किया जाता है। पहले 676 कमोडिटीज को कंसीडर किया जाता था। हालांकि कितनी कमोडिटीज हैं उसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है, और ये बहुत बड़ी डीमेरिट है इस होलसेल प्राइस इंडेक्स की, कि सिर्फ गुड्स को, ये जो 697 कमोडिटीज हैं ये सिर्फ गुड्स हैं, सर्विसेज को इसमें कंसीडर किया ही नहीं जाता है। तो WPI के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो मंथली बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, दूसरा सर्विसेज को इसमें इंक्लूड किया ही नहीं जाता है, कंसीडर किया ही नहीं जाता है। इस होलसेल प्राइस इंडेक्स में एक्स फैक्ट्री प्राइसेस को अकाउंट में लिया जाता है। बेसिकली जब फैक्ट्री को कमोडिटी छोड़ रही होती है उस प्राइस को कंसीडर किया जाता है, मतलब जो होलसेलर ने प्राइस पे की है उस प्राइस को कंसीडर किया जाता है, और इस लेवल तक कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते ही नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को होलसेल प्राइस इंडेक्स में अकाउंट में नहीं लिया जाता है। मतलब WPI एक तो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें सर्विसेज को कंसीडर नहीं किया जाता है, तीसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें अकाउंट में नहीं लिया जाता है। और क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को अकाउंट में नहीं लिया जाता है, इसीलिए ये जो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन होता है ये फिस्कल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इस सब के बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। लेकिन अगर सिंपल तौर पे बोलें तो गवर्नमेंट कितना टैक्स बढ़ा रही है, कितना इनडायरेक्ट टैक्स घटा रही है, या गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग बढ़ा रही है, कितना स्पेंडिंग कम कर रही है, उसको बुलाया जाता है फिस्कल पॉलिसी। और इसका WPI बेस्ड इन्फ्लेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपन अकाउंट में लेते ही नहीं है इस होलसेल प्राइस इंडेक्स में। होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर क्या है, 2011-12। बेस ईयर क्या है, 2011-12। पहले बेस ईयर हुआ करता था 2004-5, अभी बेस ईयर क्या है, 2011-12। मतलब 2011-12 में इन 697 कमोडिटीज की जो भी प्राइसेस थी उनको लिया जाता है, और फिर आज करंट ईयर में इन 697 कमोडिटीज की क्या प्राइसेस हैं, इन दोनों प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि कितना चेंज आया, और उसके थ्रू होलसेल प्राइस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ये जितनी भी 697 कमोडिटीज हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। पहली कैटेगरी है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें बात की जाती है सीरियल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। दूसरी कैटेगरी है फ्यूल एंड पावर, जिसमें बात की जाती है कोल के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मिनरल ऑयल के बारे में। और तीसरी कैटेगरी है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये जो 697 कमोडिटीज़ हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिनरल्स हैं। दूसरा है फ्यूल एंड पावर, जिसमें कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिनरल ऑयल है। और तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स।
और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको वेटेज किस तरीके से असाइन की गई है। देखो टोटल वेटेज कितनी होगी, 100 होगी टोटल वेटेज। इस 100 में से 2004-05 के टाइम पे, मतलब जब बेस ईयर 2004-05 हुआ करता था, तब प्राइमरी आर्टिकल्स को वेटेज थी 20.12%, 20.12%। फ्यूल एंड पावर को वेटेज थी 14.91% और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को वेटेज थी 64.97%। अब आज की डेट में जब बेस ईयर है 2011-12, तो वेटेज कितनी है? ये जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं इनकी वेटेज है 22.62%, फ्यूल एंड पावर की वेटेज है 13.15% और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की वेटेज है 64.23%। ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखनी है, आपको याद क्या रखना है कि 2004-05 के कंपैरिजन में 2011-12 में प्राइमरी आर्टिकल्स की वेटेज को बढ़ा दिया गया है। पहले 20.12 थी, अब 22.62 है। तो प्राइमरी आर्टिकल्स की वेटेज को बढ़ा दिया गया है और फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इन दोनों की वेटेज को थोड़ा सा घटा दिया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। आपको सिंपल तौर पे ये याद रखना है कि 2011-12 में प्राइमरी आर्टिकल्स की वेटेज को बढ़ाया गया और बाकी दोनों की वेटेज को कम किया गया। और एक चीज़ और याद रख लो कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की वेटेज सबसे ज़्यादा है इस होलसेल प्राइस इंडेक्स में। देखो बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है होलसेल प्राइसेस के चेंज को। इसमें सर्विसेज को अकाउंट में नहीं लिया जाता है और ये बहुत बड़ा डीमेरिट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी अकाउंट में नहीं लिया जाता और ये भी एक तरीके से डीमेरिट है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है घट रहा है उसका पता ही नहीं चलेगा WPI में। करंट बेस ईयर क्या है WPI का? 2011-12। क्या है? 2011-12। 697 कमोडिटीज हैं। इन कमोडिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। जो अपने को याद रखना है कि 2011-12 में प्राइमरी आर्टिकल्स की वेटेज को बढ़ाया गया और बाकी फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की वेटेज को घटाया गया। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा वेटेज है। अच्छा, ये जो WPI है इसको सबसे पहली बार पब्लिश किया गया हमारे कंट्री में 1942 में। कब पब्लिश किया गया? 1942 में पब्लिश किया गया। आज की डेट में WPI को कौन पब्लिश करता है? DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी। DIPP जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को पब्लिश करता है। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्टर सुमित्रा चौधरी पैनल बनाया WPI मेथोडोलॉजी को रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए। बेसिक सिंपल सी चीज़ें हैं। WPI इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। WPI में इनडायरेक्ट टैक्सेस को अकाउंट में नहीं लिया जाता है। WPI का बेस ईयर क्या है? 2011-12। 697 कमोडिटीज़ हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा फ्यूल एंड पावर और तीसरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। 2011-12 में प्राइमरी आर्टिकल्स की वेटेज को इंक्रीज किया गया और बाकी दोनों की वेटेज को डिक्रीज किया गया। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की है। WPI को सबसे पहली बार पब्लिश कब किया गया? 1942 में। प्रेजेंटली कौन करता है? DIPP, जो कि एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर। फिर एक चीज़ और है, WPI फूड इंडेक्स, और ये नाम से ही क्लियर है, फूड इंडेक्स। फूड में कितना इन्फ्लेशन आया उसको मॉनिटर करता है ये WPI फूड इंडेक्स। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको भी पब्लिश DIPP करता है सिंस 2017। बेसिकली WPI में 697 कमोडिटीज़ हैं। इन 697 कमोडिटीज़ में जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइजेस को, उनकी होलसेल प्राइजेस को देखा जाता है और निकाला जाता है इस WPI फूड इंडेक्स को। कौन लेकर आता है? DIPP इसको पब्लिश करता है। कब से? 2017 से। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में लिखा गया कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में हमारे कंट्री में जो फूड इन्फ्लेशन था वो लगभग 7.5% था। 2021 में, एक साल पहले, फूड इन्फ्लेशन 6.8% था। अब ये परसेंट को याद मत रखना, सिर्फ इतना याद रख लो कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में लिखा गया कि हमारे कंट्री में
WPI के बेसिस पर जो फूड इन्फ्लेशन निकाला गया वो इंक्रीज होता दिखाई दिया। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फॉर्मूला क्या है, कैसे निकाला जाता है, उस झमेले में अपने को नहीं पढ़ना है। जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी अपन ने देख ली हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक तो होलसेल प्राइस क्या होती है ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को अकाउंट में नहीं लिया जाता है। इसका बेस है 2011-12। ये जो 697 कमोडिटीज़ हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। 2011-12 में प्राइमरी आर्टिकल्स की वेटेज को बढ़ाया गया, बाकी दोनों की को डिक्रीज किया गया। WPI को कौन पब्लिश करता है? DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहली बार कब पब्लिश किया गया था? 1942 में। फिर इसके अलावा WPI फूड इंडेक्स, इसको भी पब्लिश कौन करता है? DIPP। कब से? 2017 से। 697 कमोडिटीज़ में जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइजेस को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि फूड इन्फ्लेशन कितना है इस WPI फूड इंडेक्स में। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से हमारे कंट्री में फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ और इसके साथ WPI की पूरी बातचीत खत्म हो गई। बहुत ईजी है, इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना, अपने हिसाब से रिवाइज करना, तब ये चीज़ें आपको और ज़्यादा ईजी लगेंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, WPI के बाद बात आती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। कंज्यूमर प्राइस अल्टीमेटली वो प्राइस जो कि कंज्यूमर पे करता है, और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये रिटेल प्राइजेस या फिर कंज्यूमर प्राइजेस में जो चेंज होता है उसको मेजर करता है। ये तो अपने को समझ में आता है। और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको भी मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक तो चीज़ सेम है WPI में भी और CPI में भी कि दोनों को मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है, जबकि WPI में सर्विसेज को इंक्लूड किया ही नहीं जाता है। और ये WPI का बड़ा डिमेरिट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ये जो WPI होता है ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि इन्फ्लेशन कितना है, और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि इन्फ्लेशन कितना है। और इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए कंज्यूमर्स को 2 ब्रॉड होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब ऐसे ग्रुप्स जिसमें लोग लगभग सेम कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं। वो 2 ग्रुप्स कौन से हैं? एक तो रूरल हाउस होल्ड्स और दूसरा अर्बन हाउस होल्ड्स। और फिर कई सारी चीज़ों के लिए CPI को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक CPI कैलकुलेट की जाती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं वो कॉमनली जिन कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं उन कमोडिटीज़ को कंसिडर करके CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए बेस ईयर क्या है? 2016 है। पहले इसके लिए बेस ईयर था 2001। अभी अक्टूबर 2020 में इस बेस ईयर को बदला गया और कितना कर दिया गया? 2016 कर दिया गया। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर को कंपाइल कौन करता है? लेबर ब्यूरो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर एक लेबर ब्यूरो है, वो पब्लिश करता है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर को। इसके लिए बेस ईयर यूज़ किया जाता है 2016। फिर दूसरा है CPI एग्रीकल्चरल लेबर और CPI रूरल लेबर। इन दोनों के लिए ही बेस ईयर सेम है 1986-87, और इन दोनों को भी लेबर ब्यूरो ही पब्लिश करता है। तब मोटे मोटे तौर पे याद रख सकते हो कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर लेबर और CPI रूरल लेबर, इन तीनों को कौन पब्लिश करता है? लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस क्या है? बेस ईयर क्या है? 2016। और एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर के लिए बेस ईयर क्या है? 1986-87। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? CPI रूरल एरियाज़ के लिए कैलकुलेट किया जाता है, CPI अर्बन एरियाज़ के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और CPI कंबाइंड कैलकुलेट किया जाता है, या फिर अपन ये कह दें कि CPI ऑल इंडिया भी कैलकुलेट किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है।
और इसके लिए बेस ईयर क्या है, 2012 बेस ईयर है। इसकी जो भी डिटेल्स हैं उनको याद रखना। सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड के लिए बेस ईयर क्या है, 2012 है। और इसको कौन कंपाइल करता है, एनएसओ। पहले सीएसओ कंपाइल किया करता था, लेकिन अपने को पता है कि 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके फॉर्म कर दिया गया था एनएसओ को। तो आज की डेट में सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड को कौन कंपाइल करता है, एनएसओ कंपाइल करता है। बेस ईयर क्या है, 2012 है। बहुत सिंपल। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर, इन तीनों के लिए सीपीआई को कौन कंपाइल करता है, लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बेस ईयर कौन सा है, 2016। एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर के लिए बेस ईयर क्या है, 1986-87। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड या फिर सीपीआई ऑल इंडिया, इसके लिए बेस ईयर है 2012। और कौन कंपाइल करता है, एनएसओ कंपाइल करता है। अच्छा, ये जो सीपीआई रूरल है, सीपीआई अर्बन है और सीपीआई कंबाइंड है, इनका क्या सिनेरियो है। रूरल बास्केट में लगभग 448 आइटम्स हैं। रूरल बास्केट में ये जो सीपीआई रूरल है, इसकी रूरल बास्केट में 448 आइटम्स हैं और अर्बन बास्केट में 460 आइटम्स हैं। और जो सीपीआई कंबाइंड है उसमें लगभग 200 वेटेड आइटम्स हैं। कितने आइटम्स हैं उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों के लिए बेस ईयर क्या है, 2012 है। बेस ईयर क्या है, बेस ईयर 2012 है। बेस ईयर अपन ने पढ़ लिया है। पहले बेस ईयर हुआ करता था 2010, आज की डेट में क्या है, 2012 है। इनफैक्ट अभी हमारी सरकार सीपीआई कंबाइंड के लिए जो बेस ईयर है 2012, उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है, उसको अपडेट करने की कोशिश कर रही है और सोच रही है कि बेस ईयर को 2024 कर दिया जाए। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक बेस ईयर क्या है, 2012 इज द बेस ईयर। ये जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको यूज किया जाता है डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए। डियरनेस अलाउंस का मतलब जिन लोगों को सैलरी मिलती है उनकी सैलरी को इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे सैलरी को भी इंक्रीज किया जाता है, उसको बुलाया जाता है डियरनेस अलाउंस। ये जो डियरनेस अलाउंस है इसको सीपीआई के बेसिस पे ही निकाला जाता है। तो अगर कोई पूछ ले कि डियरनेस अलाउंस को किसके बेसिस पे निकाला जाता है, सीपीआई के बेसिस पे निकाला जाता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, अपने को पता है हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, 4% ±2%। ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है इसके लिए भी सीपीआई कंबाइंड के डेटा को यूज किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है आगे चलते अपन पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल तौर पे बोलें तो एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन लोगों को फेस करने को पड़ता है उसको बुलाया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन लोग फेस करते हैं, एक्चुअल में जिस इन्फ्लेशन का बर्डन लोगों के ऊपर पड़ता है उसको बुलाया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसको भी सीपीआई कंबाइंड के डेटा के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाता है। देखो, डियरनेस अलाउंस को सीपीआई के डेटा के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग और हेडलाइन इन्फ्लेशन को सीपीआई कंबाइंड के डेटा के थ्रू यूज किया जाता है। अब अपन देख लेते हैं कि सीपीआई कंबाइंड में ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और उन कैटेगरीज को वेट कितना मिला हुआ है। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक कैटेगरी है फूड एंड बेवरेजेस, दूसरी है पान टबैको इंटॉक्सिकेंट्स, तीसरी है क्लोथिंग एंड फुटवियर, चौथी है हाउसिंग, पांचवी है फ्यूल एंड लाइट और छठवीं है मिसलेनियस। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनमें इन आइटम्स को डिवाइड किया गया है। और वेटेज को कंपेयर अगर करें तो 2004-05 में वेटेज कितना था और 2011-12 में वेटेज कितना है। कंफ्यूज मत होना, बेस ईयर 2012 है, पहले 2010 था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वेटेज की, तो ये जो वेटेज निकाला गया था ये एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुई थी 2004-05 में, उसके डेटा के हिसाब से वेटेज अलॉट किया गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2004-05। 2012 बेस ईयर के लिए जो वेटेज निकाला गया था वो निकाला गया था 2011-12 की कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बेसिस पे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2011-12। बाकी बेस ईयर 2012 है, ध्यान रखना। फूड एंड बेवरेज का वेटेज पहले हुआ करता था 47.6%, आज की डेट में है 45.86%, मतलब वेटेज को डिक्रीज किया गया है। पान टबैको इंटॉक्सिकेंट्स का पहले वेटेज हुआ करता था 2.1%,
आज की डेट में है 2.38%, मतलब इंक्रीज किया गया है। क्लोथिंग एंड फुटवियर का पहले वेटेज हुआ करता था 4.7%, आज की डेट में है 6.53%, मतलब इसको भी इंक्रीज किया गया है। हाउसिंग का पहले वेटेज हुआ करता था 9.8%, आज की डेट में 10.07%, मतलब इसको भी इंक्रीज किया गया है। फ्यूल एंड लाइट का पहले वेटेज हुआ करता था 9.5%, आज की डेट में 6.84%, मतलब इसको डिक्रीज किया गया है। और मिसलेनियस कैटेगरीज में जो सर्विसेज वगैरह आती हैं उनका पहले वेटेज हुआ करता था 26.3%, आज की डेट में 28.32%, मतलब इसको भी इंक्रीज किया गया है। अभी परसेंटेज अपने को याद नहीं रखनी है, सिंपल याद रखो कि सीपीआई कंबाइंड में फूड और बेवरेजेस और फ्यूल एंड लाइट का जो वेटेज है उसको डिक्रीज किया गया है, बाकी सबको इंक्रीज किया गया है। सिंपल तौर पे अपने को याद रखना है, ज़्यादा झमेले में पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं हाउसिंग कंपोनेंट के बारे में, तो ये तो हमने सीपीआई कंबाइंड का वेटेज देखा है, लेकिन जब हम हाउसिंग कंपोनेंट की बात करते हैं तो सीपीआई रूरल में हाउसिंग कंपोनेंट को इंक्लूड किया ही नहीं जाता है। और जब हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेजेस की वेट के बारे में, तो सीपीआई रूरल में फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज होता है 54.2% और सीपीआई अर्बन में फूड का वेटेज होता है 36.3%, मतलब फूड एंड बेवरेजेस का जो वेटेज है सीपीआई रूरल में वो सीपीआई अर्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और यहाँ अपन ने देख लिया कि सीपीआई कंबाइंड में किस तरीके से वेटेज हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर बात आती है सीपीआई फूड इंडेक्स के बारे में। बहुत सिंपल, फूड इन्फ्लेशन कितना वेरी कर रहा है, कितना प्राइजेस में चेंज आ रहा है फूड की में, उसको कैलकुलेट किया जाता है इस सीपीआई फूड इंडेक्स में। कौन इसको पब्लिश करता है? सीएसओ इसको पब्लिश करता है सिंस 2014। बेस ईयर क्या है? 2012 है। मंथली बेसिस पे इसको पब्लिश किया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सीरियल्स और प्रोडक्ट्स की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। एक फिर FAO का फूड प्राइस इंडेक्स आता है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। ये अपना इंडेक्स निकालती है और कंपेयर करती है कि इंटरनेशनल प्राइजेस किस तरीके से वेरी कर रही हैं ऑफ द फूड कमोडिटीज़। इसको बुलाया जाता है फूड प्राइस इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि फूड प्राइस इंडेक्स है जिसको पब्लिश करती है FAO, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। सीपीआई फूड इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? सीएसओ। कब से? 2014 से। बेस ईयर क्या है? 2012। सीरियल्स का वेटेज सबसे ज़्यादा हाई है इसमें। बहुत सिंपल, एक बार और देख लेते हैं अपन सीपीआई के बारे में। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर बहुत सारे डिविजन्स हैं, जैसे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके लिए बेस ईयर है 2016। सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, उसके लिए बेस ईयर है 1986-87। सीपीआई रूरल लेबर के लिए भी बेस ईयर क्या है? 1986-87। और इन तीनों को ही कंपाइल कौन करता है? लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आजकल सीपीआई कंबाइंड के बेसिस पे ही हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। बेस क्या है? 2012। कौन कंपाइल करता है? NSO कंपाइल करता है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, रूरल बास्केट में, अर्बन बास्केट में या सीपीआई कंबाइंड में कितने आइटम्स हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डियरनेस अलाउंस को सीपीआई के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग को सीपीआई कंबाइंड के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन को सीपीआई कंबाइंड के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। वेट्स अपन ने देख लिए, सीपीआई कंबाइंड में वेट्स कैसे असाइन किए गए। जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? फूड एंड बेवरेजेस और फ्यूल एंड लाइट का जो वेटेज है वो डिक्रीज किया गया है, बाकी सबका वेटेज इंक्रीज किया गया है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।